ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार 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 बेटे। आज मैं लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजंस, ये जो चैप्टर है ना बेटे प्राइसिंग डिसीजंस का, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट कंसेप्ट्स। मैंने जैसे आपको पहले 7 लेक्चर्स में बताया था मार्केट के ऊपर। अच्छा, जब तक मैं आपको मार्केट नहीं बताऊंगा, जब तक प्रॉपरली फीचर्स नहीं बताऊंगा, आप कैसे समझ लोगे दैट हाउ मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। तो सवाल ये आता है कि इन्होंने बीबीबी कैपलॉन ने स्पेसिफिकली इन दिस प्राइसिंग डिसीजंस दे हैव इंक्लूडेड स्मॉल पॉइंट्स बट दे हैव ह्यूज इवोल्यूशन। जब तक वो पॉइंट्स के लॉजिक्स आपको, जब तक उसकी फाउंडेशन ही नहीं पता चलेगी, आप कैसे कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात को आप शायद समझ रहे हो। मैं इस समय आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं और मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाला हूं। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8 एंड द सेकंड अप्रोच व्हिच वी विल बी डूइंग दैट इज नेम्ड एज डिमांड बेस्ड अप्रोच। मैं डिमांड बेस्ड अप्रोच की बातें करूंगा, दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड बेस्ड। तो आइए जी, मैंने ऊपर लिख दिया ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 लेक्चर 8 ग्रेट गुड मॉर्निंग। बेटे आज से नया इतिहास शुरू होगा, एक सेकंड अप्रोच शुरू करेंगे बिकॉज देयर आर 4 अप्रोचेस एज पर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ACCA स्किल लेवल। द फर्स्ट इज प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड बेस, प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमर। आई एम ऑन द सेकंड अप्रोच, दिस इज डिमांड बेस्ड अप्रोच। मैं आज आपको 11th 12th की बातें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें, डिमांड की बातें, डिमांड कर्व, प्राइस फंक्शन, डिमांड फंक्शन, प्राइस, इनकम, बेटे इतना कुछ बता दूंगा कि कैपलॉन और बीबीबी जब आप इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। वाई वी वॉन्ट टू डू दिस। बेटे प्राइसिंग डिसीजन मैं समझता हूं पूरे F5 में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है। आप रजिस्टर ओपन करें जी। बस आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस लेक्चर को लेकर, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 8 को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। और आई थिंक आपने मेरे पिछले 7 लेक्चर्स देख लिए होंगे and in those 7 lectures I have just told you what I mean by market, what is the meaning of a market, what is vegetable market, what is fruit market, what is perfect market, what is oligopoly market, what is duopoly market, what is monopolistic market and what is monopoly market, what are the features for that। बिकॉज जब तक आपको उनका डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आपको जब तक उसके फीचर्स ही नहीं पता चलेंगे, आप चाहे कैपलॉन से कर ले चाहे बीबीबी से कर ले, समझ आने वाला ही नहीं है। तो भूपेश आनंद, बेटे भूपेश आनंद आपको सारे लॉजिक्स और सारे कंसेप्ट बताने वाला है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द लास्ट 7 लेक्चर्स। सो टुडे, अच्छा एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है, एक्शंस एक्शंस एक्शंस। कई बार मुझे ऐसा बच्चे कहते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है F5, हमने 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, मुश्किल हो रहा है, पास कैसे करें, सेक्शन सी में पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के हैं, सेक्शन बी फिर थोड़ा सा ठीक है। बेटे मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, F5 इज एक्सटेंशन ऑफ F2। तो आपको एक तो F2 की नॉलेज तो होनी चाहिए, जो मैंने पूरी कोशिश की है इन F5 के लेक्चर्स में कि आपको मैं F2 की नॉलेज भी दूं। अलॉन्ग विद दैट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि F5 जब आप करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कुछ लॉजिक्स क्लियर करने के लिए, बेटे कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए खाली आंसर मिलाना नहीं है, आपको लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके लिए एक्शंस करनी है। बातें तो हम सब करते हैं बेटे, करके दिखाना है। एक्शंस एक्शंस एक्शंस, कमर सीधी करके बैठना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। दिस इज लेक्चर नंबर 8, 8वां लेक्चर है जी, ये लेक्चर नंबर 8 है। आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 8, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैं चल पड़ा अपनी राह में। आज आपके सामने मैं एक बात ये बोलूंगा कि आपको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्राइस। हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजंस की, हम बात करते हैं कि हाउ द प्राइस कैन बी डिटरमाइंड एज ए ACCA कम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज ए ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, एज ए ACCA कम CFO, how we can calculate the price. But can you tell me what is the meaning of a price? Price is a price, the something which you are ready to pay, which you are ready to sacrifice for getting something. आप कुछ भी सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो, जो भी कुछ आप सेक्रीफाइस करना चाह रहे हो उस दूसरी चीज को लेने के लिए,
मैं कहूंगा दैट सैक्रिफाइस विच यू वांट टू डू, दैट इज प्राइस। बेटे वो सैक्रिफाइस, वो कुछ देना, लेना और देना, बेटे दुनिया में लेना देना चला आया है। आप कुछ दोगे, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। आज आप ACC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, F5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप लाइफ के यंग एज दे रहे हो, पाउंड्स में पेमेंट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिकॉज यू वांट समथिंग, यू आर पेइंग द प्राइस। Similarly, when I say a price, it means the amount which you are ready to sacrifice for getting something. Something means goods और सर्विसेज। अच्छा 11th में 12th में आपने नहीं भी पढ़ी हो इकोनॉमिक्स, तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कभी वो ग्राफ देखा है, कभी सुना है डिमांड, कभी सुना है सप्लाई, या कभी घर में बात होते हुए देखा है कि आज ओनियन का प्राइस बढ़ गया? घर वाले मम्मी बोलती हैं, बड़ी मम्मी बोलती हैं, बड़े पापा कई बार बोलते हैं कि आजकल मैंगोज बड़े महंगे हो गए, एप्पल्स बड़े ये हो गए, सस्ते हो गए, टमाटोज बड़े सस्ते हो गए। इट मीन्स कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से आप अपने आप इकोनॉमिक्स को रिलेट करते आए हो। And in case you have already covered in class number 11th and 12th, my points, my logics, my things, my concepts will be more clear to you. But no worry, अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो भूपेश आनंद किस लिए यार? मैंने कहा ना, आप छोटे से बचपन से जब आप बड़े हुए तो आपको बताया गया कि प्राइस है क्या, मतलब डिमांड की बातें की, आजकल इसका प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं, डिफ्लेशन की बातें कर रहे हैं, तो बेटा दैट इज प्राइस। तो मैंने कहा फर्स्ट पार्ट आप सब लिख रहे हैं, बचपन की कहानी, मुंह जबानी, सबने लिखना है। एक एक पॉइंट लिखोगे ना तो आपको लॉजिकली समझ आएगा कि ये डिमांड बेस्ड अप्रोच है क्या, बिकॉज देयर आर 4 अप्रोचेस टू कैलकुलेट द प्राइस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट अप्रोच, वी आर ऑन टू द सेकंड अप्रोच, एंड एज पर द सेकंड अप्रोच आई विल बी कैलकुलेटिंग द बचपन की कहानी, दैट इज प्राइस ऑफ ऑनियन, प्राइस ऑफ फेस मास्क, प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राइस ऑफ, आपको पता है ये द अमाउंट विच यू आर रेडी टू पे, द अमाउंट विच यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, उसको बोलते हैं प्राइस। मैंने लिखा जी ऑक्सीजन सिलेंडर इन सेकेंड वेव ऑफ कोविड, हो गए 6, 7, 8 साल हो गए बेटे उस चीज़ को। थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाख 2-2 लाख रुपए लोग देने को तैयार हो गए थे। दैट इज अ प्राइस। प्राइस इज समथिंग विच यू वांट टू पे, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये रेनॉल्ट का मेरे सामने हाईलाइटर है, तो इसका कुछ प्राइस होगा, 20 रुपये मान लेते हैं, 20 रुपीज़, 20 इंडियन रुपीज़ आई वांट टू, और $20। इट मीन्स द प्राइस समथिंग विच आई विल सेक्रीफाइस, यू नो, मैं जो दूंगा इन रिटर्न टू समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये 500 करेंसी नोट्स है इंडिया के, I will pay this and I will get something. So that something is named as price which I am ready to sacrifice. ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के ऊपर है। आज का क्या, डिमांड बेस्ड अप्रोच ही थोड़ी इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है। तो मैंने कहा जी प्राइस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राइस ऑफ फेस मास्क, प्राइस ऑफ ऑनियन, रेनकोट्स, रेनी सीजन में रेनकोट्स का, अम्ब्रेलास का बेटे प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपने डिमांड की बातें सुनी होंगी। सपोजिंगली ACCA, काफ़ी सारे बच्चे, उन्होंने रिजल्ट अच्छा निकाला, 100% रिजल्ट दे दिया, सारे ACCA बनते जा रहे हैं, ACCA बनते जा रहे हैं, अब इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है ACCA का पैकेज कुछ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? सोचिए, यू आर नॉट अवेयर व्हाट आई मीन बाय डिमांड, यू आर नॉट अवेयर व्हाट आई मीन बाय सप्लाई, यू कैन यूज द सिंपल लॉजिक्स। बेटे पैकेज कम आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ ACCS इंक्रीज हो गया मार्केट में। इट मीन्स डिमांड और सप्लाई का काफ़ी हद तक आपस में आंख मटक्का है। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू यही बात बताऊंगा। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं दूसरी अप्रोच शुरू कर चुका हूँ लेक्चर 8 में, इसका नाम है डिमांड बेस्ड अप्रोच। इसमें मुझे इकोनॉमिक्स यूज़ करनी पड़ेगी, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इकोनॉमिक्स बेटे 2 तरह की होती है, एक तो होती है मैक्रो, ग्लोबल, कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान, इंडिया, माइक्रो, GDP, पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ, अमेरिका, लंदन, दैट इज मैक्रो। और एक होती है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे 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 लेवल्स पे। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि व्हेन द डिमांड ऑफ एयर कंडीशनर विल इंक्रीज, when the demand of cameras will increase, then whether price will also increase, or when the price will increase whether demand will decrease, आपस में क्या रिलेशनशिप है। बेटे सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया।
वन इज मैक्रो एंड सेकंड इज माइक्रो, वन इज मैक्रो, सेकंड इज माइक्रो। माइक्रो में आज जो मुझे करना है बेटा यही तो है डिमांड बेस्ड अप्रोच। 5, 6, 7 लेक्चर्स में डिवोट करूंगा डिमांड बेस्ड अप्रोच में। 1 या 2 लेक्चर्स में कैप्लन को अंडरलाइन करा के पीपीटी करा के नहीं कराने वाला, A to Z बातें बताऊंगा। तो डिमांड बेस्ड अप्रोच में वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय डिमांड, व्हाट आई मीन बाय डिमांड फंक्शन, व्हाट आई मीन बाय demand equation, what I mean by price equation, what are the factors which are related with the demand, how we prepare a demand curve, what is marginal cost, what is marginal revenue, why we calculate the square of price equation to calculate marginal revenue। बेटे ये सभी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। नो डाउट कैप्लन और बीबीपी, वैसे मैं कहूंगा बीबीपी ज्यादा बेटर है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बट भूपेश आनंद ने तो दोनों किए हैं यार, कैप्लन और बीबीपी। तो आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं दोनों बातें बता दूंगा, आप बस लिखें। मैं ऊपर चाहता हूं कि आप पॉइंट नंबर 2 में लिख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस बना दी, मैक्रो और माइक्रो, और माइक्रो में लिख दिया डिमांड, माइक्रो में लिख दिया डिमांड फंक्शन, माइक्रो में लिख दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आप ही बताओगे, इवन इफ यू हैव नॉट डन इकोनॉमिक्स स्टिल यू कैन टेल मी। And what I mean by demand curve, why, whether it is inversely related or directly related or indirectly related, what is supply, what is equilibrium, जहां पर सप्लाई और डिमांड कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। अभी देखेंगे। और बेटे एक बात और बतानी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मीन्स डिमांड बेस्ड अप्रोच में जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप प्राइसिंग डिसीजंस प्रॉपरली ले ही नहीं सकते हो यार, कर ही नहीं सकते। तो आइए मैं कहानी शुरू कर रहा हूं कैप्लन की बीबीपी की। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैंने दोनों बातें कवर की हैं। मैं भूपेश आनंद इस डिमांड बेस्ड अप्रोच में, ये जो मैंने लिखा है जी डिमांड बेस्ड अप्रोच, बेटे ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तो मैंने इसमें 1-2 बातें नहीं लिखी है, मार्जिनल कॉस्ट जगह नहीं थी, मार्जिनल कॉस्ट एल्जेब्रिक मेथड है ना, फिर आपको मैं कराऊंगा टेबुलर मेथड, फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, डिमांड। ठीक है सर, आइए मैं बस एक छोटी सी बात आपके माइंड में एक कंसेप्ट फ्लो करना चाहता हूं कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा हो आलिया भट्ट कपूर एंड रणबीर कपूर की आपस में रिलेशनशिप डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी? बेटे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनकी आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। जो रणबीर बोलेगा आलिया उसको सेकंड करेगी, जो आलिया बोलेगी रणबीर उसको सेकंड करेगा। बट आपको लगता है रणबीर की और कैटरीना कैफ की आपस में रिलेशनशिप क्या होगी? पहले उनकी मैरिज होने वाली थी, पहले रिंग सेरेमनी हो चुकी थी जहां तक मुझे लग रहा है, बट नाउ दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। कैटरीना ने किसी और से शादी कर ली, रणबीर ने किसी और से मैरिज कर ली। इसका मतलब रणबीर का और कैटरीना का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रणबीर कुछ बोले और कैटरीना कहे नहीं इसको नेगेटिव कर दे, या कैटरीना कुछ बोले और रणबीर उसको प्लस माइनस कर दे। सिमिलरली इट मीन्स मैं कहता हूं इस दुनिया में 2 तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकती है और एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है। अच्छा, बचपन से ना आपने एक कहानी सुनी है बेटे, रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, हम कोरिलेशन निकालते हैं, हम कोरिलेशन की हेल्प से चेक करते हैं कि इनके आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैं कहता हूं रेनफॉल का रेन कोट के साथ सीधा संबंध है, विंटर्स का टी चाय का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सूप का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे मैं कहता हूं समर्स का और आइसक्रीम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछूं सनस्क्रीन लोशन का और रेन कोट का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जब रेन कोट बिकेगा इसका मतलब बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश हो रही है तो सन नहीं है, अच्छा सन नहीं है तो लोग सनस्क्रीन लोशन क्यों खरीदेंगे? आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। कहने का मतलब है देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ अ टूल विच इज नेम्ड एज कोरिलेशन। आर इसको नॉर्मली बोलते हैं, वो मैंने लिखी है रिलेशनशिप ऑफ आर। अभी आपको आने वाले टाइम में आज ही डिमांड के ऊपर बड़ा यूज करेगा बेटे, अगर आप लिख लेते हो प्राइस एंड डिमांड। और डिमांड क्या होती है अभी हम देखेंगे।
अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा पेट्रोल की केस स्टडी लेकर आपके सामने कि भाई पेट्रोल की केक का डिमांड कब बढ़ेगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे पेट्रोल के डिमांड के बढ़ने में घटने में, अभी हम देखेंगे। अभी खाली आप थोड़ा सा लिख दें, डिमांड में मैंने लिखा देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आगे चल रहा हूं जी। मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं, अभी वो 4th पॉइंट बाद में लिखेंगे कि बिकॉज हम कर रहे हैं प्राइसिंग डिसीजंस और विद इन प्राइसिंग हम कर रहे हैं इस समय डिमांड बेस्ड अप्रोच, एंड विद इन डिमांड बेस्ड अप्रोच हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड विद इन दैट आई वांट टू टेल यू कि प्राइस कैसे निकालते हैं इकोनॉमिक्स में। तो बेटे उस प्रोसीजर को कैपलान में और बीबीबी में उस प्रोसेस उस प्राइस को कैलकुलेट करने के 2 तरीके दिए हुए हैं। पहला फर्स्ट वे और एक सेकंड वे। फर्स्ट वे दिया हुआ है, फर्स्ट वे गिवन है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा गिवन है टेबुलर। हमें नहीं लेना एल्जेब्रिक टेबुलर, हम लॉजिकली समझेंगे, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, इसको ना पॉइंट नंबर 4 बना दें। अभी तक आप 3 पॉइंट लिख चुके हैं, इसको पॉइंट नंबर 4 बना दें और हेडिंग लिखें प्रोसीजर फॉर इस्टेब्लिशिंग ऑप्टिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस as per demand based approach, as per demand based approach for determining price। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं भाई साहब। एक तरीका है, जैसे हम कहते हैं जी हमें बर्गर बनाना है, तो बर्गर बनाने का एक तरीका है, पिज़्ज़ा बनाना है, पिज़्ज़ा बनाने का एक मेथड है, छोले भटूरे बनाने हैं, छोले भटूरे बनाने का एक मेथड है। सिमिलरली अगर हमें डिमांड बेस्ड अप्रोच लगानी है तो उसका भी एक तरीका है प्राइस डिटरमाइन करने का इन डिमांड बेस्ड अप्रोच। उसके 2 तरीके मैं बताऊंगा, एक वन इज एल्जेब्रिक एंड सेकंड इज टेबुलर। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग एल्जेब्रिक, बिफोर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड हाउ वी आर यूजिंग इट, you should know the basic logics of demand, you should know the basic logics of demand curve, you should know the basic relationship, तभी आप एल्जेब्रिक मेथड को कर पाएंगे। तो मैं आज के लेक्चर में एल्जेब्रिक लिखवा तो दूंगा, लेकिन बेटे वो होता कहाँ से है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उनको पहले बताऊंगा। तो आप ऊपर लिखिए प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑप्टिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एज पर डिमांड बेस्ड अप्रोच for determining the price। Method number 1 algebraic and method number 2 is tabular। algebraic method के लिए हम मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर करेंगे। बट ये मार्जिनल रेवेन्यू निकलता कैसे है, जब हम प्राइस इक्वेशन को होल स्क्वायर करेंगे। ये प्राइस इक्वेशन क्या होती है, जब हम डिमांड इक्वेशन की बातें समझेंगे। ये डिमांड क्या होती है, जब हम डिमांड क्वांटिटी डिमांड की देखेंगे कि हाउ इट इज रिलेटेड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब धीरे 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 हमने वहां पहुंच जाना है जहां पे ग्रॉस रूट लेवल होगा। आप एल्जेब्रिक मेथड के नीचे लिखेंगे, डिमांड इक्वेशन पता होगी, डिमांड कर्व, स्लोप, इलास्टिसिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, ग्राफिकल रिव्यू, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट द प्राइस एज पर एल्जेब्रिक मेथड। एंड सेकंड इज टेबुलर। हम टेबल बनाएंगे, वो देखेंगे, हम टेबल बनाकर चेक कर लेंगे कहां पर हमारी प्राइस कितना आ रहा है। मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, दोस्तों कहानी शुरू हो चुकी है, मैं फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि कैपलान और बीबीबी में अभी दिखा रहा हूं आपको। अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया ध्यान से और नोट्स प्रिपेयर नहीं किए तो आपको बड़ा टाइम लगेगा बेटा कैपलान और बीबीबी में। देख लो अप्रोचेस, डिमांड बेस्ड अप्रोच कर रहे हैं हम इस समय, डिमांड बेस्ड अप्रोच में है जी, डिमांड बेस्ड अप्रोच में आप चेक कर लीजिए। इन्होंने तो सीधा ग्राफ दे दिया, अब बताओ जी ग्राफ कैसे, आप कैसे रटोगे इसको ग्राफ को, जब तक आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा। इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे ना। व्हाई, व्हाट इज दिस ग्राफ, ये लाइन कहती क्या है, ये ए क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये प्राइस क्या है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है। बेटे इन सभी बातों का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप एल्जेब्रिक मेथड यूज कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद देखो एल्जेब्रिक मेथड फिर उन्होंने कहा
अच्छा, एल्जेब्रिक में भी दे हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू आपको समझ ही नहीं आ सकता जब तक आपको ग्राफ ना पता हो, दैट हाउ वी प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट एंड हाउ वी प्रिपेयर अ मार्जिनल रेवेन्यू। और एकदम मैं बताऊंगा आपको क्लियर नहीं होगा तो मुझे ग्राफ रूट बताना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने यही बात कहने आया हूं, फिर मेरे को प्राइस इक्वेशन बतानी पड़ेगी, डिमांड फंक्शन बताना पड़ेगा, है ना। आफ्टर दैट मेरे को ये बताना है कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम डबल द ग्रेडियंट क्यों करते हैं, मतलब स्लोप का डबल क्यों करते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। फिर मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट के बराबर कर देता हूं, ठीक है जी। तो मैं इसके बाद साथ साथ ये बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, that what I mean by elasticity of demand and what I mean by price elasticity, what I mean by elastic demand, what I mean by inelastic demand, what I mean by, तो बेटे आपको बिल्कुल आराम से समझदारी से मेरी बात को सुनना है और बातों को समझना है। ये बीबीपी है, ये बेटे डिमांड है, ये देखो प्राइस इलास्टिसिटी इन्होंने भी किया है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है ना। अब डिमांड में क्या क्या वेरिएबल्स यूज होते हैं, व्हाई वी टेक इट एज अ नॉर्मल एक्सेस, व्हाट आई मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी, ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी एंड द प्राइसिंग डिसीजन। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो भी मैं कराऊंगा आपने उसको नोट करना है। अभी एक गाना भी दिखाऊंगा, मैं अभी गूगल बाबा लेके जाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आइए जी, आइए, लेट स्टार्ट विद द जर्नी। आइए सर, मैं भूपेश आनंद आपके सामने बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं, डिमांड। विद इन डिमांड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड, what is demand function, what is demand curve and what is equilibrium price, we have seen so many number of times। तो सीधा मुद्दे पे आकर मैं केस स्टडी बता रहा हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड क्या है। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी ले रहा हूं, उस केस स्टडी का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड। मैं एज्यूम करता हूं कि मैं एक आपके सामने एक प्रोडक्ट ले रहा हूं जिसका नाम है पेट्रोलियम, पेट्रोल आप सबने सुना होगा। आपको लगता है कि कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पेट्रोल का प्राइस कभी कभी तो बढ़ जाता है और कभी कभी कम हो जाता है। अच्छा, यूएसडी वर्सेस इंडियन रुपी आपने कभी देखा है, यूएसडी डॉलर्स का रेट कभी कभी बढ़ जाता है और कभी कभी कम हो जाता है। अच्छा, यूके पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रेट कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। व्हाई दिस इज सो, ऐसा है क्यों। तो उन सब बातों को मैं फॉरेन एक्सचेंज ना लेकर मैं एक प्रोडक्ट की हेल्प से आपके सामने आ रहा हूं और मैं उस प्रोडक्ट की हेल्प से आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटे पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो क्या उससे पेट्रोल की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है या घट रही है। क्या प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल का क्या आपस में कोई सीधा सीधा या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है भी या नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें डिमांड बताना पड़ेगा। और मैंने कहा डिमांड में मैंने एक एग्जांपल लिया, पेट्रोल प्राइस एंड पेट्रोल क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या लगता है आपको, क्या लगता है बेटे, पेट्रोल का प्राइस या पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज एज पर प्राइसिंग डिसीजंस वी हैव टू डिटरमाइन द प्राइस। तो उसके लिए मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल किन किन बातों पे निर्भर करती होगी। व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ पेट्रोल। आपसे पूछ रहा हूं, आप इसे कमर सीधी करके बैठेंगे, 5 मिनट आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपसे पूछता हूं, ये नॉर्मल एग्जांपल है इसलिए मैंने जान के पेट्रोल की केस स्टडी ली, कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की डिमांड, पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है घटती होगी। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल इज रिलेटेड विद प्राइस ऑफ पेट्रोल, पहली बात। आपको क्या लगता है इसके अलावा भी बड़े सारे फैक्टर्स होते होंगे। यस, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स।
आपकी इनकम बढ़ गई, आपने एसी से क्वालिफाई कर लिया, अपनी कार ले ली, ऑटोमोबाइल ले ली, इनकम बढ़ गई. सो वेदर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज? यस, इट विल इंक्रीज. मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, एक सेकंड के लिए मान रहा हूं. इट मीन्स इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर will also affect the quantity demanded of petrol. Price of that petrol will also affect the quantity demanded of petrol. तीसरी बात मैं आपको कहूँ कि अगर हमने मेट्रो बना दी, जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली की बात करें, इंडिया में बात करें, दिल्ली की बात करें, तो मेट्रो भी बनी रही थी तो हमें ऐसा लगा कि मेट्रो बनने के बाद लोग जो हैं अपनी कार्स में कम जाएंगे, मेट्रो में ज़्यादा जाएंगे. इसका मतलब अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे आपको चाय नहीं मिलती तो आप कॉफी पी लेते हैं. इट मीन्स इफ एनी अदर सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, देन वेदर दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ क्वांटिटी, दैट डिमांड ऑफ पेट्रोल. यस बेटे, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, मैं भी आपको बताऊंगा. 4-5 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट. मैं एग्ज्यूम कर रहा हूं पेट्रोल, तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड में पेट्रोल का प्राइस, आपका इनकम, ऑटोमोबाइल कार्स का मान लेते हैं प्राइस काफी कम आ गया नैनो जैसे, तो आप ज्यादा खरीदेंगे. एंड द अदर सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रिक कार्स आई है या नहीं आई, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएगी तो पेट्रोल की क्वांटिटी में चेंज आएगा. तो मैंने बड़ा लाइव एग्जांपल लिया आजकल के केस का. आप लिख रहे हैं, आप बेटे यहां से थे, यहां थे आप, आपको नींद आ रही है मुझे पता है. बेटे बी पॉइंट, अभी गाना दिखाना बेटे, गाना गाना. आप लिख रहे हैं जी कंपोनेंट्स or variables in relation to demand of petrol. आप सब पेट्रोल के पॉइंट से सोचेंगे तो फिर बाकी किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप सोच सकते हैं. मैंने जान के पेट्रोल लिया कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, आपको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी. तो मैंने कहा कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स इन रिलेशन टू क्वांटिटी डिमांडेड, in relation to quantity demanded of petrol. देखिए जी क्या क्या है. फर्स्ट है प्राइस ऑफ पेट्रोल. ये तो बात मैंने बताई आपको. 70-80% क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल बी रिलेटेड विद प्राइस ऑफ पेट्रोल. जैसे एसीसी का क्लियर होना 70% 80% आपका हार्ड वर्क है, 10-15-20% दूसरे फैक्टर्स भी होंगे, मैं उनकी मना नहीं कर रहा, लेकिन 70% आपका हार्ड वर्क है. बिल्कुल उसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल बी डायरेक्टली 70% 80% विल बी अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ दैट पेट्रोल. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. दूसरा फैक्टर प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स. भाई पेट्रोल डलना है स्कूटर्स में, पेट्रोल डलना है कार्स में. अब कार का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया तो आई थिंक पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी, 10-15% फर्क पड़ेगा. तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल. क्या पता पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया हो तो उससे भी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज आएगी, या पेट्रोल बहुत ज्यादा मिल रहा है उससे भी क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ेगा. बट नो डाउट दे विल हैव 10-15% इफेक्ट. द मैक्सिमम इफेक्ट विल बी ड्यू टू द प्राइस. तो मैं अभी आने वाले अपनी चर्चा में मैं मुख्य तौर पर प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का आपस में रिलेशनशिप चेक करूंगा. No doubt quantity demanded of petrol is affected by so many 3-4 factors. But I will not put my emphasis on those. I will be putting more emphasis on my price, and I want to find out the relationship between the price and the quantity demanded of petrol. तो आपको नीचे मैंने एक बात ये बोली कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, एक बात आपको सबको पता है कि प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ पेट्रोल will have a negative relationship with quantity demanded of petrol. मतलब अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. इसका मतलब एक नॉर्थ पे जा रहा है तो दूसरा साउथ पे जा रहा है, एक साउथ पे जा रहा है तो दूसरा नॉर्थ पे जा रहा है. इट मीन्स दे हैव नेगेटिव रिलेशनशिप, जैसी कैटरीना की और रणबीर कपूर की रिलेशनशिप है, जैसे आलिया की और कैटरीना की रिलेशनशिप है. दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. तो मैं आज आपसे यही बात कहने जा रहा हूं. दैट द पॉइंट इज व्हेन आई से देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, यस आई एग्री विद दैट, बट द पॉइंट इज द predominant factor is price.
So in my discussion, I will be relating with the price as well as with the quantity demanded, and I will say there is a negative relationship between the price and the quantity demanded. इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है. मैंने कहा दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने कहा एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस. मोटा मोटी मैं कहता हूं जी, कल एसीसी वाले कहते हैं जी हमारी रजिस्ट्रेशन फीस 30 पाउंड से 3000 पाउंड हो गई, तो कहीं कुछ बच्चे जो हैं ड्रॉप कर देंगे एसीसी करना, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई. कल कहते हैं जी फ्री रजिस्ट्रेशन है, $30 थे, 30 पाउंड्स, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू पे जस्ट 10 पाउंड्स एज रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ एसीसीए और फ्री रजिस्ट्रेशन, और वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप. तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी, वेदर इट इज अ गुड और वेदर इट इज अ सर्विस. It means there is a general relationship of negativeness. There is a general relationship of inverse relationship between price and the quantity demanded. I think आप ये बात समझ रहे हैं. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. बेटे मैंने डिमांड इक्वेशन बतानी है, मैंने प्राइस इक्वेशन बतानी है, मैंने उसका ग्राफ बना के दिखाना है. तभी तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आएगी, लेक्चर 9 में, और तभी तो आपको लेक्चर नंबर 10 में मार्जिनल कॉस्ट के ग्राफ समझ आएंगे. तो मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आई मीन बाय डिमांड फंक्शन और डिमांड इक्वेशन, और व्हाट इज द लॉजिक ऑफ प्राइस इक्वेशन और इंड्यूशन. व्हाट इज इंड्यूशन बिहाइंड दैट. ये डिमांड इक्वेशन देखो जी, डिमांड इक्वेशन ये है, P इज इक्वल टू A माइनस बी एक्स. ये बताऊंगा मैं, ये कैप्लॉन में है, बीबीबी में भी है, कैप्लॉन में भी है, बीबीबी में भी है. आपको दिखा देता हूं, ये लो जी, ये देखो कैप्लॉन आ गई, ये देखिए ये इन्होंने यूज किया है, ये रही इक्वेशन, ये ग्राफ बनाया है और ये इक्वेशन यूज किया है. एक तो ये है कि मैं कहता हूँ इसको रट लो, अंडरलाइन करा दिया, समझा दिया, कुछ समझ आया तो ठीक, नहीं आया समझ आया तो ठीक. बेटा भूपेश आनंद आपको ये बताएगा पी का मतलब क्या है, पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या पी डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, क्यू का मीनिंग क्या है, वेदर क्यू इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, व्हाई इट इज स्लोप, व्हाट इज ग्रेडियंट. इन सबका लॉजिक बताने के लिए मैं चाहता हूं कि आपको इंट्यूशन पता चले, जो मैं अभी आपके सामने लेकर आ रहा हूं. तो आप डी पॉइंट में सब बच्चे लिख रहे हैं डिमांड फंक्शन और डिमांड इक्वेशन, प्राइस फंक्शन और प्राइस इक्वेशन, द लॉजिक बिहाइंड, द इंड्यूशन बिहाइंड द डिमांड फंक्शन. तो मैंने कहा कि जैसे कोई भी फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन है, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, फंक्शन होता है, आउटपुट होती है. जैसे एसीसी सिस्टम, एसीसी में इनपुट हो रही है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, क्वालिफाइड मेंबर्स बनते जा रहे हैं, एफिलिएट्स बनते जा रहे हैं, मार्केटिंग फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी फंक्शन, बड़ी सारी चीजें हैं. तो मैंने लिखा प्रोडक्शन फंक्शन, मैंने लिखा रेस्पिरेटरी फंक्शन, तो मैंने नीचे लिखा जी इनपुट है. अच्छा, कभी भी किसी भी चीज के लिए है ना इनपुट होती है, मतलब एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, वो उसके बाद फंक्शन होता है और उसके बाद आउटपुट आती है. इट मीन्स इनपुट जो है वो जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. भाई जितनी इनपुट आप डालोगे उतनी तो आउटपुट बाहर आएगी. तो मैंने यहां पर एक बात लिखी, इनपुट x, फिर वो जाएगा फंक्शन में और उससे निकलेगी क्या, आउटपुट. आप लिख लें यार, मैं कहता हूँ ना, अभी पता नहीं कि आपको ये यूज होगा ना, आपको लग रहा है कि शायद इसका यूज नहीं है, अभी थोड़ी देर में देखना आपको इक्वेशन बनाने में आपको आसानी होगी अगर आपने इसको लिख लिया. तो मैंने कहा फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट इंट्यूशन, दैट व्हाई, हाउ आई कैन डिराइव दैट प्राइस इक्वेशन, उसके लिए आई विल बी यूजिंग, एक होती है इनपुट, एक होता है फंक्शन, एक होती है आउटपुट. इनपुट को जनरली मैंने कहा x है, x जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आउटपुट को मैंने कहा y है, y जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो मैंने कहा y इज इक्वल टू, लेट इट बी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो सुना होगा सबने. अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स के लिए भी सुना होगा, कुछ भी. ये तो ऐसे ही मैंने इक्वेशन बना दी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. बचपन से करते आ रहे हो, थर्ड क्लास. अच्छा, हमने अभी लीनियर प्रोग्रामिंग किया. लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कराया, कांस्टेंट्स बनाए, लिमिटेशंस बनाई, उसमें मैं इक्वेशंस नहीं बनाता था कि भाई 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू दिस मच नंबर ऑफ आवर्स. इक्वेशन ही तो बनती थी. तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं जब हम उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दें. इक्वेशन में हम जनरली दो वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल का नाम है x और दूसरे वेरिएबल का नाम है y.
एक्स को हम जनरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वाई को हम जनरली डिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा आपको प्राइस डिटरमाइन करना है ना। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस अफेक्ट करेगा क्वांटिटी डिमांडेड को। पहले किस में चेंज आएगा, पहले मुर्गी होगी या पहले अंडा आएगा? बेटे पहले प्राइस में चेंज आएगा। प्राइस जब ऊपर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल बी अफेक्टेड। इट मींस क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल and price is independent variable. Now I want to find out the price, but the point is here in pricing decisions I want to calculate the price. तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी बताऊंगा। आप पहले आराम से यहाँ देखें, मैंने एक ऐसी इक्वेशन लिखी। मान लेते हैं फंक्शन की रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट स्क्वायर। मान लेते हैं, मैंने कहा जी एक वैल्यू में x की कुछ भी ले लेता हूँ, मान लेते हैं 5 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 25। अच्छा x की वैल्यू मान लेते हैं 7 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 49। आराम से मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि हम कभी भी कुछ भी लीनियर इक्वेशन बनाएं, कोई फंक्शन की बात करें, प्रोडक्शन सिस्टम की बात करें, सेल्स की बात करें, कोविड शील्ड जो बनी वैक्सीन उसकी बात करें, तो बेटे एक इनपुट होगा, एक प्रोसेस होगा और एक आउटपुट होगा। इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आउटपुट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जितनी आप इनपुट डालते हो उतनी आउटपुट आएगी। इसका मतलब हम जनरली क्या करते हैं, एक्स को लेते हैं, वाई को लेते हैं और उनकी आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं। ठीक है सर, बस यही करने वाला हूं। आप आराम से क्वांटिटी डिमांडेड मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया, कुछ भी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 इंडियन रुपीस पर लीटर का रेट आ जाए पेट्रोल का, तो कोई खरीदेगा ही नहीं भाई, वो तो मैक्सिमम प्राइस हो गया। तो मैंने कहा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल इज रिलेटेड विद सो मेनी फैक्टर्स। ये है इनकम, फिर ऑटोमोबाइल का प्राइस, फिर सब्स्टिट्यूट का प्राइस। मैंने कहा उसको भी इग्नोर कर दो क्योंकि ये वाले फैक्टर्स हम नहीं लेंगे, हमने मेजर फैक्टर्स की रिलेशनशिप देखनी है। और मेजर फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइस एंड द मैक्सिमम प्राइस अगर हो गया और उसमें क्वांटिटी जीरो होगी तो मैं रिलेट करूंगा क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस के साथ। तो मैं इसलिए यहां पर लिख रहा हूं, यहां देखिए जी बड़ी प्यारी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल दैट इज डिपेंडेंट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पेट्रोल, इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर, प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिन सबको मैंने नलीफाई कर दिया। मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैं खाली तुम्हारी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं खाली रिलेट करूंगा क्या, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट पेट्रोल। तो यहां पर आज हम दो रिलेशनशिप लेकर आ रहे हैं। अच्छा एक आपको पता है इकोनॉमिक्स में क्या, थर्ड क्लास में क्या, फोर्थ क्लास में क्या, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। अच्छा एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, अच्छा वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं और इसको बोलते हैं वाई ऑन एक्स। इसका मतलब हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस में लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस में लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज वाई ऑन एक्स। तो मैं बेटे धीरे धीरे आपको वही वाला कर्व बताने जा रहा हूं जो अभी कैप्टन और बीबीबी में था। देखो मैंने धीरे धीरे क्या किया, कुछ ब्लॉक्स बनाए, उनको बिल्ड किया। मैंने अभी आपको बताया क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं क्योंकि इनका आपस में डोमिनेटिंग नेचर होता है। तो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब प्राइस को मुझे यहाँ लिखना चाहिए और क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे लिखनी चाहिए। बट द पॉइंट इज मेरे को प्राइसिंग डिसीजंस में प्राइस कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट नहीं करनी। आई वांट टू डिटरमाइन द प्राइस। इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंडिपेंडेंट होगी और प्राइस डिपेंडेंट होगा बिकॉज आई हैव ए इनवर्स रिलेशनशिप एंड आई वांट टू डिटरमाइन दैट हाउ मच शुड बी द प्राइस। And because I want to determine how much should be the price, it means price should be dependent variable. It means price should be represented on y-axis and quantity demanded should be represented on x-axis. बेटे ये बात कोई नहीं बताएगा जो मैंने अभी बोली है। ठीक है सर, आगे चलिए। अब मैंने x-axis में प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया और y-axis में डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया।
क्वांटिटी डिमांडेड। बट अभी मैं कहूंगा इससे काम चलने वाला नहीं है, बिकॉज इन एज अ ACCA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच शुड बी द प्राइस विच आई शुड चार्ज ऑन दैट प्रोडक्ट और ऑन दैट सर्विस. So for calculating that price, I should make price as a dependent variable and quantity demanded as a independent variable. तो वही बात मैंने लिखी है, because I want to determine the price, so I will make it as dependent. बेटे भूपेश कैपलॉन ने, BBP ने, टीचर्स ने, किसी ने कुछ नहीं बताया कि प्राइस को वाई एक्सिस में क्यों लिया यार. हद कर दी. प्राइस तो इंडिपेंडेंट है. भूपेश आनंद ने इंट्यूशन दी है, लॉजिक दिया कि व्हाई वी आर टेकिंग प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टिल ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज वी वांट टू डिटरमाइन द प्राइस. तो वही बात लिखी है, बिकॉज आई वांट टू डिटरमाइन द प्राइस, सो आई विल मेक इट एज डिपेंडेंट. तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, वाई एक्सिस में मैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लूंगा और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड लूंगा. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. बेटे ग्राफ बनाओगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि मैंने अभी इनकी बीच की आपस की रिलेशनशिप बतानी है और उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें मैं स्लोप बताऊंगा. ठीक है ना. तो मैंने अभी तक ये बता दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है, कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको कम समझ आया, इसलिए मैं दोबारा से नोट 1 लिख रहा हूं और आप सबको नोट 1 लिखना है, अपने साथ साथ सभी को नोट 1 लिखना है. मैंने लिखा इट इज अ प्राइस विच डिटरमाइंस क्वांटिटी डिमांडेड. इट इज द प्राइस विच डिटरमाइंस, मतलब प्राइस बड़े पापा होते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड छोटे पापा होते हैं. बड़े पापा को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, छोटे पापा को डिपेंडेंट मानते हैं. इंडिपेंडेंट हमेशा एक्स वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस वाई वेरिएबल होता है. इसलिए बताया कि आपके माइंड में झलकी सी भी अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाएगी. पहली बात आप नोट 1 लिख लीजिए. फिर नोट 2 प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. नोट 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस नोट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाई इंस्टेड दैट प्राइस इज इंडिपेंडेंट स्टिल आई एम मेकिंग इट एज डिपेंडेंट, बिकॉज आई वांट टू डिटरमाइन द प्राइस. So I will make it and I will represent it on y-axis. Then only I can prepare a price equation. Then only I can prepare a demand curve. Then only I can see the linear equation of price equation. So third point is, note 3 is, demand function or equation needs to be inverted. Demand function जो ऊपर मैंने बताया, जो price equation बताई, it needs to be inverted because price needs to be calculated in pricing decision. हम जो कर रहे हैं चैप्टर 7 में प्राइसिंग डिसीजंस कर रहे हैं, हमें प्राइस डिटरमाइन करना है. हमें प्राइस गिवन नहीं होगा, प्राइस तो निकालना है कि कितना प्राइस दिया जाए कि हम इस कितने प्राइस में हम इसको बेचें. इसका मतलब हमें प्राइस को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, वही बात लिखी है. सो प्राइस बिकम्स डिपेंडेंट वेरिएबल, लॉजिक दिया है. अच्छा, ये नहीं भी बताता पिछले आप 15-20 मिनट की बकवास, तब भी कोई बात नहीं, दुनिया कर ही रही है, लेकिन फेल हो जाते हैं कई बार. बीच का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो, लेकिन आज ये 15 मिनट आपने डिवोट कर दिए, आपको लॉजिकली समझ आ गया, अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. सो प्राइस वी विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. नोट 4, इन्वर्टेड डिमांड फंक्शन इज नेम्ड एज डिमांड कर्व. मतलब ऐसा डिमांड फंक्शन जिसको हमने इन्वर्ट कर दिया है, जिसमें हमने प्राइस को डिपेंडेंट बना दिया है और क्वांटिटी डिमांडेड को इंडिपेंडेंट बना दिया है, उसका नाम है डिमांड कर्व. ठीक है सर. नोट नंबर 5, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ कोफिशिएंट. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अ कोफिशिएंट ऑफ डिमांड कर्व. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू इज कोफिशिएंट ऑफ डिमांड कर्व. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. मैं आपके सामने ग्राफ बना चुका हूं और अभी अभी ये ग्राफ आपके लिए आएगा. इन नेगेटिव स्लोप होगी. एक्स एक्सिस में देखिए क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस में देखिए प्राइस है. ठीक है सर. मैं अभी क्या करूंगा, इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा. मैंने जान के इसलिए बनाया कि आपको ये ऐसे आएगी यहाँ पे. ठीक है ना. ये मैक्सिमम प्राइस होगा, ये मैक्सिमम प्राइस अभी बताऊंगा. इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड 0 होगी. अच्छा, ये हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होगी. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि आपको जो कैपलॉन ने और जो बीबीपी ने दिया है वो प्राइस इक्वेशन दिया है.
उन्होंने खाली प्राइस को रिलेट किया क्वांटिटी डिमांडेड से, उन्होंने इनकम को, सब्स्टिट्यूट गुड्स को, बाकी फैक्टर्स को नलीफाई कर दिया, इसलिए मैं भी वो नलीफाई कर रहा हूं, मैंने अपने डिस्कशन में बताया भी नहीं। इट मीन्स आपको जब भी प्राइस इक्वेशन बनानी है, डिमांड इक्वेशन बनानी है, तो आपको दो ही वेरिएबल्स को रिलेट करना है और उनको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। और लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई क्या होता है? y क्या होता है? y इज ऑलवेज डिपेंडेंट फैक्टर एंड x इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फैक्टर। इस केस में मुझे y डिपेंडेंट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो प्राइस को मैं लूंगा y में, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल बी गिवन एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल बी x। तो मैंने वही बात लिखी है, अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। लीनियर इक्वेशन रिलेशनशिप में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेशनशिप देखूंगा और उसको लिखूंगा कैसे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज ऑलवेज डिपेंडेंट माय डियर फ्रेंड्स एंड x is always independent my dear friends. A is intercept. What is the meaning of intercept? अभी देखेंगे. That is the maximum price. If it is being charged, my quantity demanded will be 0. मान लेते हैं पिज्जा का प्राइस हो गया $10,000, कोई खरीदेगा ही नहीं भाई साहब। प्लस B का मतलब होता है बेटे स्लोप, स्लोप को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। आधा घंटा हो गया, गला दुखने को आ गया, इसलिए मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ठीक है सर। और y की जगह मैंने कहा क्योंकि मुझे प्राइस कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, प्राइस इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, बिकॉज दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। बेटे इसको बताना था और पिछले आधे घंटे की मुझे थ्योरी बतानी पड़ी। कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ए का मतलब है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को हम बोलेंगे अभी बताऊंगा मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। बी का मतलब है स्लोप, ढलान, ग्रेडियंट। ठीक है जी, लिख लो स्लोप ऑफ इक्वेशन, मतलब अगर नेक्स्ट लेक्चर में वैसे मैं बताने वाला हूं स्लोप इलास्टिसिटी बताऊंगा, अभी लिख लो। बी का मतलब है इट विल बी नेगेटिव बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप, हमें पता है स्लोप नेगेटिव होगी क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी की इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्स क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। तो बेटे इन सब बातों को माइंड में रखते हुए मैं आपके लिए आ गया और आपके सामने मैंने कैप्लॉन को दोबारा से ऑन कर दिया और ये रही कैप्लॉन। बेटे ये रही कैप्लॉन, मैं अब रब कर रहा हूँ, आप खुद देखेंगे कि इसकी रिलेशनशिप क्या आ रही है। ये देखो, ये रब कर दिया आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं बेटा, अब नहीं है, पहले था। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया, ये x होता है बेटा, यहाँ पर मैंने प्राइस लिया, ये y होता है बेटे। Now this is the maximum price, this is a, because we want to relate in the equation a, y is equal to a minus bx. y is dependent, x is independent, यहां पर प्राइस डिपेंडेंट है, x is quantity demanded is independent, a is intercept, and b is slope, it is ढलान, it is gradient। तो देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है ढलान, किसी का एंगल निकालना तो हम एंगल निकाल सकते हैं। चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। बेटे बेस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं कि पहले क्वांटिटी में चेंज आएगा तो प्राइस में कितना चेंज आएगा। इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट, दैट इज स्लोप। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आपको खाली आज के इस लेक्चर में ये स्लोप, ये इक्वेशन ये बतानी थी और इस इक्वेशन का कर्व इन्वर्स क्यों ये बताना था। अभी रात बाकी है, बात अभी बाकी है, क्योंकि मुझे अभी आपको प्राइस डिटरमिनेशन बताना है एज पर एल्जेब्रिक मेथड। बेटे अभी खाली मैं आपको धीरे धीरे फाउंडेशन बना रहा हूँ। एल्जेब्रिक मेथड तो नेक्स्ट लेक्चर 9 में भी नहीं होगा, लेक्चर 10 में भी नहीं होगा, मुझे लगता है लेक्चर 11 में हो सकता है। 11 का बेस लेक्चर 8 से, लेक्चर 9 से, लेक्चर 10 से बनेगा, तो जाकर आपको 11 समझ आएगा। अदरवाइज बेटे फॉर्मेलिटी है, करने को क्या मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, खत्म हो जाएगा, है ना। कोई ऐसी वो ज़बरदस्ती तो है नहीं, बट कहते हैं जब प्यार या तो करो मत, और अगर करो तो बेटे फिर पूरा करना चाहिए, फिर उसमें अधूरापन नहीं आना चाहिए। मैं एक बड़ा प्यारा सा गाना दिखाने जा रहा हूँ जो आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है, और आपने मूवी बतानी है, कमेंट में लिख के। बेटे आपको भागना है,
भागना है, भाग भाग, F5 में भाग के दिखाना है, तभी जीतोगे, तभी जीतोगे, तभी जीतोगे। लॉजिक्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो मैंने मतलब एल्जेब्रिक मेथड बताने के लिए 3 लेक्चर्स डिवोट कर दिए कि आपको पहले समझ आए डिमांड क्या है, फिर आपको समझ आया फंक्शन क्या है, फिर आपको समझ आया कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं, फिर आपको ये क्लियर हो कि बाकी फैक्टर्स को क्यों हम नलीफाई कर रहे हैं, फिर आपको ये समझ आया कि इंडिपेंडेंट होते हुए भी प्राइस व्हाई आई एम टेकिंग इट एज डिपेंडेंट, फिर उसका डिमांड कर्व, फिर उसका रिलेशनशिप, बिकॉज वी आर डूइंग प्राइसिंग डिसीजंस, वी वांट टू डिटरमाइन द प्राइस एज पर डिमांड बेस्ड अप्रोच। इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। तो बेटे मिल्का भी यही कह रहा है, भाग भाग, तू जाग, अब तू जाग यार। F5 के लिए करके दिखा यार, हो गया यार, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखा। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 9 में। मैं अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताने वाला हूँ लेक्चर 9 में। अच्छा लेक्चर 10 में मुझे ऐसा लगता है मैं अभी बताऊंगा मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, उसका कर्व बताऊंगा, मार्जिनल रेवेन्यू बताऊंगा। फिर लेक्चर 11-12 में जाकर बताऊंगा व्हाट इज एल्जेब्रिक मेथड। तब आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि एल्जेब्रिक मेथड में प्राइस वहां पे डिटरमाइन करते हैं वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। But you are not aware what I mean by marginal cost. You are not aware of the graph. You are not aware of the marginal revenue, how I can determine it. And you are not aware of the demand. What are the factors? What is price equation? What is the curve? Why it is inverse? भूपेश आनंद बताएगा। मिलते हैं लेक्चर 9 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.